दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। समाज के बढ़ते हुए आकार ने सरकारों के सामने विभिन्न चुनौतियां खड़ी की हैं। ये चुनौतियां व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करने से संबंधित हैं। साथ ही उभरती हुई नई प्रौद्योगिकी ने इस पहचान को निर्धारित करने में सरकार की मदद भी की है। लेकिन जब भी सरकार इस पहचान को निर्धारित करने का प्रयास करती है तो कुछ प्रश्न उभर उठते हैं व्यक्ति की निजता को लेकर के। इसलिए सरकार को कई बार अपने कदम वापस भी लेने पड़ते हैं। इसी तरह का एक कदम सरकार को वापस लेना पड़ा है डीएनए विधेयक से संबंधित। आज का हमारा इन डेप्थ में यही टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा डीएनए विधेयक क्यों लेना पड़ा सरकार को वापस। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के विभिन्न पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम डीएनए की संरचना के बारे में, उसके अर्थ के बारे में सामान्य रूप से जानकारी हासिल करेंगे ताकि आप विधेयक के पूरे मर्म को समझ सके। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो विधेयक वापस लिया गया है इसके सामान्य रूप से प्रावधान क्या थे और ऐसे प्रावधान कौन से थे जिन पर आपत्तियां थी। इसके बाद हम सरकार के दृष्टिकोण देखेंगे कि सरकार इस विधेयक को क्यों लाना चाहती थी, सरकार का जो आपत्तियां हैं उस पर क्या दृष्टिकोण था। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। खबर क्या है? सेंटर विड्रॉज डीएनए बिल, व्हाट इट सेज एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट इट। ये खबर है और चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार ने कल ही यानी 24 जुलाई 2023 को एक विधेयक वापस लिया है जो वो वर्ष 2019 में लेकर के आई थी। इस विधेयक का नाम क्या था? डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अनुप्रयोग विनियमन विधेयक। जब ये विधेयक लाया गया था तो लोकसभा के बाद ये सीधा संसदीय स्थायी समिति के पास गया और संसदीय स्थायी समिति में सदन के मेंबर्स द्वारा इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। इसने वर्ष 2021 में अपनी रिपोर्ट दी। हम आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कई तरह के ऑब्जेक्शन उठाए गए। इन ऑब्जेक्शंस को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न विद्वानों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने 24 जुलाई 2023 को यानी कल इसको वापस ले लिया है और इसको वापस लेने के कारण ये विधेयक चर्चा में आ जाता है। फिर देखते हैं सामान्य रूप से डीएनए का क्या अर्थ होता है। डीएनए का पूरा रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किसी जीव के विकास और कामकाज की आनुवंशिक जानकारी रखते हैं। जैसे सामान्य रूप से जैसे हमारा शरीर होता है, किसी भी व्यक्ति का शरीर है तो वो शरीर किससे मिलकर के बना होता है? शरीर विभिन्न अंगों से। जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे मुंह है। और अंगों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों से, जिनको टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज किससे मिलकर के बने होते हैं? कोशिकाओं से। कोशिका सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। सेल्स में एक सेल्स की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन से होते हैं? यूनिट कौन सी होती है? केंद्रक, न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की महत्वपूर्ण यूनिट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स और राइबोसोम में क्या होते हैं? जीन। जीन क्या है? जीन हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक और कार्यात्मक इकाई है। हम जो भी करते हैं, जो सोचते हैं, हमारे सोच विचार हैं, वो सब जीन से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं। और जीन डीएनए अणुओं से मिलकर के बना होता है। यानी जीन की प्रक्रिया को भी डीएनए अणु प्रभावित करते हैं, इसकी कार्यात्मक इकाई को। तो ये हमारे शरीर का आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सेंटर है, क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसको क्या काम करना है, किस कोशिका को, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको निर्देश यहीं से जाता है डीएनए अणुओं से। तो ये बहुत ही सबसे बुनियादी इकाइयों में माना जाता है। इसकी खोज 1953 में हुई थी। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन नामक दो वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई थी
और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर का ये इंफॉर्मेटिव कोड होता है और निर्देशात्मक नियमावली तय करता है, यानी एक तरह से इंस्ट्रक्शन देता है सेल्स को, और उसी तरह से सेल्स बिहेव करती हैं। आप ये सामान्य संरचना देख सकते हैं हमारे शरीर की कोशिका की। ये केंद्रक होता है और केंद्रक के भीतर इस प्रकार की जो संरचना है वो राइबोसोम होती है। राइबोसोम के भीतर ही जीन होते हैं और इसके जीन जो है वो डीएनए अणुओं से मिलकर के बना होता है। डीएनए की सामान्य संरचना कैसी होती है? एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है और ये आपस में इस तरह के दो धागों के समान आपस में लिपटे रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डबल हेलिक्स। इस संरचना को, जो ये आप एक संरचना ऐसे देख रहे हैं, ये दरअसल एक पेयर होता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये बेस पेयर होते हैं। इन बेस पेयर से किसी भी डीएनए की, और ये जो बेस पेयर्स होते हैं इनको न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये जो एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए की कार्यशैली को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। डीएनए की सामान्य संरचना है। इसके बाद देख लेते हैं कि जो विधेयक वापस हुआ है इसके प्रावधान क्या थे। दरअसल इस विधेयक में एक विनियामक रूपरेखा को सृजित किया गया था। विनियामक रूपरेखा को सृजित किस लिए किया गया था? किसी भी व्यक्ति के सैंपल्स को प्राप्त करने, उन सैंपल्स का संग्रहण करने और उनकी टेस्टिंग करने, यानी उनका निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा का सृजन किया गया था। इस रूपरेखा के अंतर्गत कुछ संस्थाओं का निर्माण हुआ था, अभी हम चर्चा करेंगे। इस रूपरेखा का सृजन किया गया था किस उद्देश्य से? ताकि सरकार अपराधों पर अंकुश लगा सके और किसी व्यक्ति की पहचान को निर्धारित कर सके। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के कुछ काम पहले नहीं होते थे, जैसे कुछ आपराधिक जांच में, व्यक्ति वंश की पहचान में, किसी व्यक्ति के माता पिता की पहचान करने में और गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में पहले भी इन सैंपल्स का, व्यक्ति के डीएनए सैंपल्स का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अब इसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक पूरी संरचनात्मक रूपरेखा खड़ी करने की बात थी। साथ ही इसमें जो एक प्रस्तावित पर्यवेक्षी संरचना, जैसे हमने बताया कि एक पर्यवेक्षी संरचना होगी इसकी, जो इन सब के लिए डीएनए सैंपल्स को प्राप्त करने, संग्रहण करने और निरीक्षण करने के लिए दिशा निर्देश और नियमों को बनाएगी। और इसके अंतर्गत ये दो संस्थाओं का गठन करती है, डीएनए विनियामक बोर्ड और डीएनए बैंक। डीएनए बैंक में किसी भी व्यक्ति के जो डीएनए सैंपल्स होंगे उनका ये एक रिपोजिटरी होगा, एक डिपोजिटरी यानी कोष होगा। व्यक्ति के सैंपल्स को संग्रहण प्राप्त करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद ये यहाँ पर एक कोष में रखे जाएंगे और इस कोष का निर्माण राज्य स्तर पर भी किया जा सकेगा। राज्य स्तर पर इन कोषों का निर्माण किया जा सकेगा। जो डीएनए विनियामक बोर्ड है ये राष्ट्रीय स्तर पर गठित होगा और राष्ट्रीय स्तर पर गठित होने के बाद ये किसी व्यक्ति के सैंपल को प्राप्त करने, संग्रहण करने और निरीक्षण करने के लिए जो दिशा निर्देश होंगे वो उनको बनाएगा, उनको तय करेगा और साथ ही उसके नियमों को भी तय करेगा। साथ ही किसी व्यक्ति के सैंपल की जांच किस प्रयोगशाला में होगी, उस प्रयोगशाला का निर्धारण भी इसी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के सैंपल्स को किन परिस्थितियों में लिया जा सकेगा, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के सैंपल लिए जा सकेंगे, इसको निर्धारित करना भी इसी संस्था का, इसी बोर्ड का काम होगा। और इन सैंपल्स को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा, किस प्रकार से इनका संग्रहण होगा, इसके लिए भी नियम इस बोर्ड द्वारा ही बनाए जाएंगे। ये सामान्य व्यवस्था इस विधेयक के अंतर्गत प्रावधान किए गए थे। अब हम देख लेते हैं कि इस विधेयक पर आपत्तियां किस तरह से थी। मुख्य रूप से 3 आपत्तियां थी इस विधेयक पर। सबसे पहली आपत्ति ये थी कि इस विधेयक में जो डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे
क्या ये किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल, डीएनए सैंपल्स मतलब व्यक्ति के बारे में सूचनाओं का संग्रहण किया जाएगा, क्या किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से परे होगा? और अगर परे नहीं होगा तो क्या इससे निपटने के लिए, इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है? और तीसरा आपत्ति थी कि क्या इससे निजता का अधिकार, व्यक्ति की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा? यानी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो 24 अगस्त 2017 के सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 9-0 के निर्णय से, जिसे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, जब इतने बड़े स्तर पर सूचनाओं का संग्रहण होगा तो क्या व्यक्ति की निजता उससे प्रभावित नहीं होती? इसी के संदर्भ में यह कहा गया है कि डीएनए सूचना द्वारा व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग तरह की, अलग अलग उसके व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग तरह का रहस्योद्घाटन होता है। ये रहस्योद्घाटन क्यों होता है? क्योंकि ये डीएनए सैंपल्स व्यक्ति के बारे में उसकी जैविकीय प्लस भौतिक जानकारियों को साझा करते हैं। ये कैसी जानकारियां होती हैं? ये केवल ये व्यक्ति की आंख, उसके बाल, साथ ही उसके त्वचा के रंग, उसके त्वचा के रंग, भविष्य में होने वाली, उसको भविष्य में कोई संभावित बीमारी को, भविष्य में कोई संभावित बीमारी और उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को रिवील करने में सक्षम है डीएनए सैंपल से संबंधित सूचना। और इसीलिए संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2021 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें उसने कहा है कि सांसदों ने इस पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये जो पूरी तकनीक है ये एक जटिल प्रकार की तकनीक है और बहुत संवेदनशील भी है, बहुत संवेदनशील भी है। साथ ही ये सरकार को सक्षम बनाती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ वो धार्मिक, जातिगत और उसके खास राजनीतिक विचारों के आधार पर विभेद कर सके। और जिस प्रकार के पूर्वाग्रह समाज में लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किए जा सकते कि इन आधारों पर भेदभाव की प्रस्तावना भविष्य में संभव हो सकती है। इसलिए संसदीय समिति में इस प्रकार के सवाल उठाए गए हैं। ये मुख्य रूप से आपत्तियां उठाई गई थी विपक्ष के द्वारा। सरकार का इस पर क्या दृष्टिकोण है? सरकार ने कहा है कि 60 देशों द्वारा ऐसे विधेयक पारित किए गए हैं, यानी बदलते हुए समाज के परिप्रेक्ष्य में, बदलती हुई आपराधिक प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के विधेयक को लाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी देशों में इस तरह के विधेयक लाए जाने के प्रयास चल रहे हैं। किसी भी तरह की निजता यानी राइट टू प्राइवेसी, किसी भी तरह की गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा सुरक्षा से संबंधित कोई भी समझौता इस विधेयक में नहीं किया गया था। केवल सीमित सूचना की इसके अंतर्गत बात थी। केवल 17 सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस को देने की बात इसके अंतर्गत की गई थी, जबकि जो डीएनए सैंपल्स हैं वो बिलियन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिवील कर सकते हैं। तो बेहद सीमित सूचना की बात इसके अंतर्गत की गई थी। साथ ही इसके कारण, क्योंकि सीमित सूचना की डिमांड थी, ये किसी प्रकार का रहस्य उद्घाटन करने में सक्षम डीएनए सैंपल्स नहीं होता, बल्कि केवल इससे व्यक्ति की अनोखी पहचान निर्धारित होती, जिससे व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करके कल्याणकारी कामों में इसका प्रयोग किया जा सकता था और साथ ही अपराधों पर अंकुश के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। यह सरकार का दृष्टिकोण था। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? पहला स्टेटमेंट है डीएनए का पूरा रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और यह अपराधों पर अंकुश के साथ साथ व्यक्ति की यूनिक पहचान को निर्धारित करने में मदद करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? डीएनए सैंपल्स, नमूने वस्तुतः किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संदर्भ में सूचनाओं का भंडार है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2,
1 और 2 दोनों, न तो 1 और न तो 2? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। साथ ही आप एक और प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, डीएनए की खोज किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी? एक बार फिर से आपसे नए सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद।